ये जो शिक्षा और एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने जो पहला वीडियो था उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और साथ साथ में कई सारे सजेशंस भी दिए गए हैं। जैसे एक ने ये सजेशन दिया है कि मैं क्योंकि बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस एक ऑफिसर की क्या ड्यूटी रहती है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या उसके सोल्यूशंस हैं, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत जल्दी उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, साथ साथ में उसमें ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे जो एक ट्रेडिशनल हमारी जो पुलिसिंग चली आ रही थी और एक जो कमिश्नरेट पुलिसिंग सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है, कौन बेहतर है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपसे एक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट है उनके लिए भी बेनिफिशियली है, साथ साथ में जब आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भविष्य के एक वीडियो में मैं आपको ये भी शेयर करूंगा कि कमिश्नरेट सिस्टम या जो ट्रेडिशनल हमारी पुलिसिंग थी उसमें क्या डिफरेंस है, आपका जो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनकी क्या पावर आ जाती है, या आपका फिर एसडीएम का और फिर पुलिस का क्या रोल रह जाता है वहां पर। ये सारी चीज़ों पर मैं फ्यूचर के किसी एक वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगा। इसके साथ साथ में कुछ लोगों ने ये भी डाउट रेज किए हैं कि क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लिए ही कंटेंट डाला जाएगा। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। इसमें शुरुआत में तो हमारा जो मेन फोकस है नो डाउट वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का है, बट भविष्य में कई सारे हमारे एक टीम के जो मेंबर्स हैं वो भी इससे कनेक्ट होंगे और वो डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी ओवरऑल एक पर्सनालिटी, जो एक ओवरऑल जो ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमन बीइंग, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं या किसी चीज के लिए तैयारी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य ये नहीं होता है कि हमें बीइंग एज अ सिलेक्शन लेना है और ऑफिसर बनना है। नो डाउट प्राइम ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम एक जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको अचीव करें, बट उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें हम सीख रहे हैं उसको हम फील करें और उसको फील करते हुए एक अच्छे इंसान बने। क्योंकि मैं हमेशा ये फील किया और मेरा ये हमेशा रिस्पॉन्स भी रहता था लोगों से कि जब मैं एक मेडिकल प्रोफेशन में था और जब मैंने स्विच किया सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए, तो एक जो मेजर जो फर्क महसूस किया कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के बाद या जो ऐसे एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं जिसमें कि जनरल स्टडी का कंटेंट काफ़ी कुछ रहता है, तो आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, एक आप बेहतर इंसान बनकर लोगों की फीलिंग, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं, वो आपके अंदर आना शुरू होती है। सिंपैथी कई लोगों के अंदर होती है बट एम्पैथी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भविष्य में ये टर्म भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एम्पैथी, क्योंकि आपको ये पेपर 4th है एथिक्स, उसमें कई सारी चीजें पूछा जाती है और ऐसे भी ये सब चीजें जो ऐसी हैं जो अगेन इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। अभी बस शुरुआत में मैंने एक सिर्फ ये पॉलिटी उठाया है और इसके कुछ एक टॉपिक आपसे डिस्कस किए हैं, बट जो भविष्य के जो वीडियोस रहेंगे, फ्यूचर के वीडियोस रहेंगे, उसमें कई सारे डायमेंशंस के टॉपिक कवर किए जाएंगे, कई सारे एरियाज कवर किए जाएंगे और सिर्फ ये नहीं कि जो आपका एक थ्योरेटिकल जो नॉलेज है वही दिया जाए। फोकस मेन ये रहेगा कि आपको प्रैक्टिकल चीजें बताई जाएं। जो मेरा अनुभव है, जो मेरे जो साथ के कलीग्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में हैं, चाहे वो एकेडमिक फील्ड में है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव फील्ड में है, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में हैं, उन सभी के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप तक पहुंचेंगे और जिससे कि आप एक बेहतर तैयारी करें, बेहतर इंसान बने। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आज फिर से हम अपनी इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट से। लास्ट टाइम हमने देखा था कि सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट। सिटीजनशिप को हमने ये कहा था कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 में है, और उससे पहले मैंने कहा था कि पार्ट 1 में जो आपके टेरिटरी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया है, जहां पे हम लोग ये बताते हैं कि किसी देश की सीमा या उसका नाम कैसे, क्या कौन एक्सचेंज कर सकता है, कौन चेंज कर सकता है, कौन बढ़ा सकता है, ये चीजें हैं। पार्ट 2 में हमने कहा था सिटीजनशिप के बारे में है और पार्ट 3 आपका ये फंडामेंटल राइट है। तो आज का जो हम ये लेक्चर है उसकी शुरुआत पार्ट 3 ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा भारतीय संविधान है, उसके भाग 3 से शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल राइट कैसे इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या इफेक्ट करता है, कौन कौन से इसमें आर्टिकल है, क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे ये आपके पॉलिटी सेक्शन का, नॉट ओनली पॉलिटी, या आपकी जो पूरी मशीनरी है उसको ये कैसे इफेक्ट करता है, उसको हम लोग थ्योरेटिकली बट प्रैक्टिकली ज्यादा समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं और उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे।
फंडामेंटल राइट, मूलाधिकार, ये भारत के संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 12 to 35, 12 से 35 तक दिया गया है। कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, कॉन्सेप्ट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्पज से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो फंडामेंटल राइट है वो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक ये फ्रेंच वर्ड है, मैग्ना कार्टा एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब यह होता है कि जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसा प्रोविजन जो सिर्फ और सिर्फ उस तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे की पूरी व्यापक मशीनरी को प्रभावित करता है। क्योंकि फंडामेंटल राइट सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो इसके प्रोविजन है पार्ट 3 से रिलेटेड है, इसके प्रोविजन आपको पार्ट 4, जो आगे के सभी पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 या जितने भी अन्य संविधान के भाग हैं उन सभी को प्रभावित करता है। इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो पार्ट 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है कि एक व्यापक कॉन्सेप्ट, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं को ही नहीं प्रभावित करता बल्कि कई सारे अन्य भागों को भी यह प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। साथ साथ में जो इसके बाद का पार्ट है, पार्ट 4, जिसमें यह दिया गया है कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए, एक डायरेक्शंस दिए गए हैं, कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं पार्ट 4 में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, दर्शन का मतलब है कि संविधान का उद्देश्य, आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखना हो कि क्यों मैंने संविधान ये बनाया, क्यों इतना लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन बना है, क्या जरूरत थी इसकी, तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको भारतीय संविधान का उद्देश्य, इस उद्देश्य को अगर हम अच्छी भाषा में कहें तो फिलॉसफी, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी अगर आपको देखनी हो तो उसको कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी आपके पार्ट 3 फंडामेंटल राइट और जो नेक्स्ट पार्ट आपका है पार्ट 4, उसको मिला के हम कहते हैं कि ये भारतीय संविधान का दर्शन है। तो भारतीय संविधान का दर्शन पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों को मिला के कहा जाता है कि भारतीय संविधान के दर्शन है। तो दो टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये कहा जाए कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं तो फंडामेंटल राइट, और ये कहा जाए कि भारतीय संविधान का दर्शन, तो वो पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों को मिला के कहा जाता है कि ये भारतीय संविधान का दर्शन है। दर्शन का मतलब होता है कि भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य है, तो वो आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 में मिलता है। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गए। एक और कॉन्सेप्ट आता है कि जो ये फंडामेंटल राइट है और दूसरी चीज होती है हमारी मूलाधिकार। तो फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट जो मानवाधिकार है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये कई बार इंटरव्यू में लोगों से पूछा गया है और कई लोगों से पूछा गया है कि ये आपके जो ह्यूमन राइट हैं और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है। तो ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको आराम से आप ध्यान से सुनिएगा। फंडामेंटल राइट, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि ये वो राइट हैं जो आपके या किसी ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए एक नेसेसरी फैक्टर्स हैं। मेरे अंदर कुछ ना कुछ इनहेरेंट कैपेसिटीज होंगी, कुछ मेरी पर्सनालिटीज में पॉजिटिव एस्पेक्ट होंगे। वो पॉजिटिव एस्पेक्ट तभी बाहर आ सकते हैं या डेवलप हो सकते हैं जब बाहर कुछ सर्टेन फैक्टर्स हों। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छी तरीके से बोल सकता हूं, मेरी जो वोकल पावर है, बोलने की शक्ति है, या जो मेरे एक्सप्रेशन की जो एबिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। ये मेरी पर्सनालिटी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं। बट अगर स्टेट ने वो कंडीशन ही ना रखी होती कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊं, तो ये मेरी जो क्वालिटी है, जो पर्सनालिटी का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, वो बाहर नहीं आ सकता था। मेरी पर्सनालिटी के पॉजिटिव एस्पेक्ट को बाहर लाने के लिए जो नेसेसरी फैक्टर्स चाहिए उनको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। वो स्टेट को देना है क्योंकि वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों देना है आवश्यक? यही से एक टर्म देखिए, आपको बार बार मैं बोल रहा हूं कि स्टेट को देना आवश्यक है, स्टेट को देना आवश्यक है। इट मींस कि जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे यहाँ एक ऑब्लिगेशन के रूप में लिए गए हैं स्टेट पर कि स्टेट को ये करना ही करना है, ये उसके पास चॉइस नहीं है। ऐसा क्यों किया गया? एक कॉन्सेप्ट है, रूसो ने दिया था। रूसो एक
बहुत ही वेल नोन हम लोग पढ़ेंगे या कई लोगों ने सुना होगा हिस्ट्री के, वर्ल्ड हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में, रूसों ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौता थ्योरी। उसमें यह कहा गया कि हर एक आदमी की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मेरी कुछ क्षमताएं होंगी, कुछ लिमिटेशन होंगी, ऐसे अन्य व्यक्तियों की कुछ कैपेसिटीज होंगी, कुछ लिमिटेशंस होंगी। उन लिमिटेशंस को अगर मैं अकेला चाहूं तो नहीं कवर अप कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं चाहूं कि चैनल पे सिर्फ और सिर्फ मेरे ही लेक्चर आए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट मेरी कुछ टीम आएगी और उस टीम को मिलकर हम लोग इस प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाएंगे। तो जो लिमिटेशंस मेरी रहेंगी उनको ओवरकम करने के लिए कुछ और लोग आएंगे, दोनों सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे और एक प्लेटफॉर्म डेवलप हो जाएगा शिक्षा का या पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, जिससे आप सबको बेहतर लाभ मिलेगा। सिमिलरली रूसो ने ये कहा कि जब हम लोग शुरुआत में थे तो सभी लोगों के पास, सभी जो ह्यूमन बीइंग्स थे, सभी के पास कुछ ना कुछ कैपेसिटीज थी और कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस अकेले इंसान दूर नहीं कर सकता था, इसीलिए क्या किया कि सभी लोग मिले, सभी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और ये कहा कि हम एक संस्था बना देंगे जिसको कहेंगे स्टेट, और उसको कुछ शक्तियां दे देंगे। तो सभी लोगों ने, जो हम ह्यूमन बीइंग्स थे, उन लोगों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उससे एक संस्था बना दी, इसको कहते हैं स्टेट। और ये कहा गया कि आप हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेंगे और आप हमारे बेहतर के लिए काम करेंगे। तो स्टेट पर एक ऑब्लिगेशन है कि वो सारे फैक्टर्स प्रोवाइड कराए जो कि एक ह्यूमन बीइंग के पर्सनालिटी के लिए आवश्यक होते हैं। तो हमारे यहाँ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट लिए गए हैं वो किस एस्पेक्ट में लिए गए हैं? एक निगेटिव सेंस में लिए गए हैं कि स्टेट को ये करना ही करना है, ये उसकी लिमिटेड, उसकी ऑब्लिगेशन है, ये उसके पास चॉइस नहीं है। तो फंडामेंटल राइट हमारे यहाँ किस रूप में लिए गए हैं उसको कहा जाता है कि निगेटिव सेंस में लिया गया है। स्टेट पर एक ऑब्लिगेशन दिया गया है कि आपको ये करना ही करना है। इसका मतलब स्टेट जो है इससे भाग नहीं सकता है, और स्टेट के पास जब कोई चॉइस नहीं है और अगर स्टेट हमको फिर भी जो है हमारे फंडामेंटल राइट नहीं प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए हमारे पास एक संस्था है कोर्ट, जिसमें हम जा सकते हैं कि भाई स्टेट हमको ये फंडामेंटल राइट नहीं दे रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, या मेरी जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स है और कुछ फंडामेंटल राइट्स मेरे ह्यूमन राइट भी हैं, तो स्टेट हमको नहीं दे रहा जबकि उसको देना चाहिए था। स्टेट नहीं दे रहा है, इसको इंश्योर कराने के लिए स्टेट आपको आपके फंडामेंटल राइट दे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक और संस्था बनाई गई है, वो इंश्योर कराती है कि स्टेट आपके फंडामेंटल राइट आपको दे, दैट इज जुडिशरी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो उसकी जो कॉन्सेप्ट है, वो जो फिलॉसफी है वो किस बेसिस पर है? एक रूसो का कॉन्सेप्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो ये जो फंडामेंटल राइट है ये बेस्ड है रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के कॉन्सेप्ट पर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ने ये कहा कि लोगों ने मिलकर एक स्टेट बनाया, स्टेट को सारी पावर दे दी और ये कहा गया कि आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करानी है जो कि एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होती है। वो फैक्टर कौन किससे हैं? वो आपके फंडामेंटल राइट हैं। तो स्टेट के पास हमारा एक ऑब्लिगेशन है कि वो सारे फैक्टर्स दे, दैट इज फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराए। अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं देता है तो हमारे पास एक संस्था है दैट इज जुडिशरी। तो जुडिशरी इस चीज को इंश्योर करेगा कि ये फंडामेंटल राइट हमको मिले, और इसीलिए जो भी स्टेट, राज्य या देश कानून बनाता है उन कानूनों को जुडिशरी देखती है कि कहीं इन कानूनों से आपके फंडामेंटल राइट कम या खत्म तो नहीं हो रहे हैं। इसी को कहा गया है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा। तो जुडिशरी का काम ये दिया हुआ है कि जो आपके फैक्टर्स, जो आपको फंडामेंटल राइट जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं कि स्टेट को देना ही देना है, इसके पास कोई चॉइस नहीं है। और अगर स्टेट कुछ नियम बना रहा है जिससे कि आपको फंडामेंटल राइट बाधित हो रहे हैं तो उसको जज जुडिशरी देखेगा कि भाई ऐसे नियम क्यों बन गए हैं जिससे कि आपके फंडामेंटल राइट बाधित हो रहे हैं। इसी को कहा गया कि जुडिशरी रिव्यू, जुडिशरी बार-बार रिव्यू करेगा। और ये चीज कहां लिखी हुई है? ये लिखी हुई है दो आर्टिकल में, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट करता है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट। तो भारतीय संविधान के दो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226।
आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट इस चीज को देखेगा कि राज्य कोई ऐसा नियम तो नहीं बना रहा है जिससे कि व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट बाधित हो रहे हैं, और इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके फंडामेंटल राइट और इसी से जुड़ा हुआ जुडिशियल रिव्यू ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। पहले लेक्चर में मैंने आप सबको कहा था कि हम समय समय पर देखेंगे कि भारतीय संविधान में जितने पार्ट हैं, जो प्रोविजन है, वो अलग अलग जगह से लिए गए हैं। सबसे ज्यादा कंटेंट लिया गया है 60% हमारे भारतीय संविधान का, वो हमारा खुद का एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। लेकिन इसके अलावा भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से या अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, जगह जगह जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कई सारे प्रोविजन लिए हैं। जैसे हमने कहा था कि जो नागरिकता है जो भी हमने देखी थी वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, और फंडामेंटल राइट जो है वो आपके यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, जहां उसको बिल ऑफ राइट कहते थे। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा या पुनरावलोकन, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, ये बात भी आपकी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो ये फंडामेंटल राइट, हमने कहा इसको आपके कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में है, और पार्ट 4 को अगर हम दोनों को मिला दें तो इससे हम भारतीय संविधान की फिलॉसफी, दर्शन कहते हैं। इसके साथ साथ में हमने कहा कि जो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट लिए गए हैं वो किस सेंस में लिए गए हैं। एक ऑब्लिगेशन है, स्टेट पे ऑब्लिगेशन है, एक निगेटिव सेंस में लिया गया है कि ये राज्य को देना ही देना है, मना नहीं कर सकता है, मना नहीं कर सकता है, तो ये एक निगेटिव सेंस में हमारे यहाँ लिया गया है। दूसरी चीज हमने कहा कि ये एक ऑब्लिगेशन है, अगर इस ऑब्लिगेशन को स्टेट पूरा नहीं करता है तो ये जस्टिएबल है। जस्टिएबल का मतलब आप उसको जुडिशरी में जा सकते हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट बाधित हो रहे हैं। और ये पावर किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को दी गई है। तो ये दो कॉन्सेप्ट अभी हमने देखे, मैग्ना कार्टा, देन हमने कहा फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन हमने कहा कि ये कहां से लिया गया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर हमने देखा कि इसको भारतीय संविधान में निगेटिव सेंस में लिया गया है कि पॉजिटिव सेंस में लिया गया है। और फिर एक लास्ट कॉन्सेप्ट था न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। इसके बाद हम लोग एक और कॉन्सेप्ट जो हमने अभी जस्ट एक हल्का सा एक लाइन हमने ऐड की थी, उसके बाद उसको एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने कहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पूछा जाता है, ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट, दोनों में क्या है, क्या डिफरेंस है। ये कई बार आपसे इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, सो मेनी कैंडिडेट्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और जनरली इसका सेटिस्फैक्टरी आंसर लोग नहीं दे पाते हैं या थोड़ा सा डाउट रहते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट के डिफरेंस को बता सकूँ।